देखिए, हमने बताया था कि पिछले क्लासेस में हमने बताया था क्लास 11th में हम लोग देखेंगे जो बिजनेस स्टडीज़ है हम लोग का पढ़ना, बिजनेस स्टडीज़ उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन में पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ मैंने बताया था कि व्यक्तियों का एक समूह जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं और फिर कार्य करते हैं। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे कि भाई इसका प्रोसेस क्या है, इसकी क्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं, उसे काम कैसे लिया जाता है। तो उसके स्टेप्स में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहला फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट में वो है आपका प्लानिंग। और प्लानिंग के बाद सेकंड स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या तैयार करते हैं, प्लानिंग में तैयार करते हैं कि भाई जो उद्देश्य हमारा है उसको पूरा कैसे किया जाएगा। पहले से निर्धारित कर देते हैं कि उस किसी काम को कैसे पूरा किया जाएगा, कौन करेगा, कैसे होगा और किन के द्वारा पूरा किया जाएगा, उसकी रूपरेखा आप तैयार करते हैं। और उसके बाद रूपरेखा जब तैयार, प्लानिंग जैसा आप लोग जानते हैं इंटेलेक्चुअल वर्क है ना। अब उस काम को जो उच्च अधिकारी होते हैं वे तैयार करते हैं। अब उस कार्य जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आपको संगठन तैयार करना पड़ेगा। तो संगठन का यहाँ पे चरण क्या क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे। अब यहाँ पे पहला है यहाँ पे उद्देश्यों का निर्धारण। किस उद्देश्य के लिए संगठन को तैयार किया है, सबसे पहले यही निर्धारित करना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट ही यही होता है इसमें, उद्देश्यों का निर्धारण। आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तब उस संगठन से आप काम ले पाएंगे, संगठन से उस उद्देश्य को पूरा करवाया जाएगा। तो पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखते हैं कि क्रियाओं का निर्धारण होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होगा। अब देखिए, संगठन तैयार है आपका और व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों से फिर क्या करेंगे, कौन सा काम लेना है, कैसे पूरा किया जाएगा, इसको जो है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही लेंगे। क्रियाओं का निर्धारण करेंगे, कौन कौन सा काम कब किया जाएगा। हर संस्था का अलग अलग काम होता है, तो हर संस्था अपने हिसाब से क्रियाओं का निर्धारण करती है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाना है, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अब उसकी बुनियाद देंगे, फिर पिलर्स देंगे, फिर जुड़ाई करेंगे। इस टाइप का अलग अलग क्रिया होगा, तो क्रियाओं का निर्धारण होगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे थर्ड स्टेप में क्रियाओं का वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग बांटेंगे, कौन कौन सा काम है आपको अलग अलग ग्रुप में उसको बांटना पड़ेगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्रियाओं का विभिन्न जो है समूह, यहाँ पे समूह में इसको बांटेंगे, समूह के तैयार करेंगे आप कि कौन कौन सा काम है और किस समूह के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होगा। यहाँ पे क्रिया जो होगा, काम जो होगा, उसका अलग अलग भागों में बांटेंगे, आप विभाग बनाएंगे यहाँ पे। फिर एलोकेशन ऑफ वर्क करेंगे। आप यहाँ तैयार कर लिए, 3 पॉइंट हो गए, उद्देश्य निर्धारित कर लिया, क्रियाओं का निर्धारण हो गया, उसके बाद क्रियाओं का वर्गीकरण भी आपने कर लिया, बांट दिया काम को। अब उसको यहाँ पे देखिए एलोकेशन ऑफ वर्क करेंगे। एलोकेशन ऑफ वर्क में क्या होगा, देखिए संगठन में कई लोग होते हैं और मैंने पहले ही बताया है कि संगठन में जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्षमता उनकी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति शरीर से मजबूत होता है, कोई व्यक्ति दिमाग से मजबूत होता है, तो हर व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग होगी। मैनेजर को ये देखना पड़ता है वहाँ पे कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एलोकेशन ऑफ वर्क करेंगे। जो कार्य आपका है, कार्य विभाजन कर दिया आपने, अब कार्य विभाजन क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, देंगे। अब देंगे कि भाई कौन काम कौन करेगा, तो एलोकेशन ऑफ वर्क करेंगे। अब इसमें क्या होता है, राइट पर्सन टू राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही काम सौंपिएगा तभी वो कार्य आसानी से पूरा हो पाएगा। अब जो शरीर से मजबूत है उसको मानसिक कार्य दीजिएगा, तो हो सकता है वो नहीं पूरा कर पाए। और जो मानसिक रूप से मजबूत है तो उसको शारीरिक कार्य दे दीजिएगा, तो वो भी हो सकता है पूरा नहीं कर पाए। इसलिए एलोकेशन ऑफ वर्क अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू कैसे होगा, राइट पर्सन टू राइट जॉब। सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट में है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे जब आपने कार्य बांट दिया है, आप काम सौंप दिए, तो उस काम सौंपने के साथ साथ क्या होगा, उनको अथॉरिटी भी देना पड़ेगा, पावर, एक तरह से कहा जाए अधिकृत करना पड़ेगा कि भाई आप इस कार्य के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी करना पड़ेगा कि आपको ये काम पूरा करना है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहाँ आप अथॉरिटी देंगे वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे सौंपेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आप अधिकृत करेंगे। अच्छा, अधिकार में भी यहाँ पे आप उसका निर्धारण करेंगे, किस सीमा तक आपको निर्धारित किया गया, पावर कितना दिया गया, अथॉरिटी कितना दिया गया किसी काम को पूरा करने के लिए, ये भी निर्धारित किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रोडक्शन।
अब कोऑर्डिनेशन में क्या होगा कि जो अलग अलग विभागों में कार्य सौंपा है, लोगों को काम सौंप दिए हैं, कार्य बांटा भी है और उनको अधिकृत भी कर दिया है काम करने के लिए। हर व्यक्ति अगर अपने से जो उसको काम सौंपा गया है अलग अलग करेगा तो जो संस्था का जो मूल उद्देश्य है उसको पूरा करने में कठिनाई हो सकती है। हर आदमी को अधिकृत कर दिया गया है, लेकिन सभी व्यक्तियों के बीच में क्या होना चाहिए, या सभी समूहों के बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में समन्वय अवश्य होना चाहिए। समन्वय होगा तभी काम को आसानी के साथ लक्ष्य को जो आपका है वो पूरा कर पाइएगा। और समन्वय के साथ साथ क्या होगा, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, परिचय भी होना चाहिए कि देखिए इस आपके एक ही संस्था के कई ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप एक दूसरे ग्रुप को जानना भी चाहिए कि कौन ग्रुप क्या काम कर रहा है। इसके साथ साथ उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ प्रोवाइडिंग एन आइडियल एनवायरनमेंट। देखिए किसी भी संस्था में जब व्यक्तियों को काम सौंपा गया है तो कार्य करने की दशाएं वहाँ अच्छी होनी चाहिए। अगर कार्य करने की दशाएं सही नहीं होंगी तो यहाँ पर आप अच्छे से काम नहीं ले पाएंगे उनसे। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आदर्श वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। आदर्श वातावरण में क्या होगा, कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कार्य करने की दशा सही होनी चाहिए। जैसे वर्तमान में समय देखेंगे पेयजल व्यवस्था होना चाहिए संस्था के अंदर में, और बहुत धुआं अगर कहीं होता निकलता है तो धुआं निकासी का निकलने का सही साधन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सही लगे हुए होने चाहिए। इसीलिए जब हम आज के समय में देखते हैं बहुत जगह एयर कंडीशंस वगैरह लगाए जाते हैं ताकि वो काम सही से कर सके, तो वहाँ पे वातावरण सही होना चाहिए काम करने का। दूसरा है मेंटल रेवोल्यूशन। लास्ट में एक पॉइंट मैंने लिखा है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का अर्थ यही होता है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है मानसिक क्रांति। अब मानसिक क्रांति में क्या होता है, जो संस्था के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके मन में ये विचार लाना या रहना कि उपक्रम या संस्था किसके लिए है, कर्मचारियों के लिए ही है, और कर्मचारी किसके लिए है, उपक्रम के लिए है। देखिए मानसिक क्रांति कहीं भी आएगा पॉइंट, यही पॉइंट आपको समझ में एक पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो संस्था के अंदर जो व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों के अंदर मन में भी ये विचार होना चाहिए कि हम जो हैं वो उपक्रम के लिए, संस्था के लिए, और संस्था मेरे लिए काम करती है। हम संस्था के लिए काम करते हैं और संस्था मेरे हित में काम करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये विचार आता है यहाँ पे तो कार्य आपका आसानी से पूरा हो जाता है। तो ये स्टेप्स मैंने बताए ऑर्गेनाइजेशन के कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, कौन इसका प्रक्रिया क्या होता है, उसको पूरा करने ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करने के लिए क्या प्रक्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं। एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ उसको। पहला पॉइंट ध्यान रखेगा उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण करने के बाद क्रियाओं का निर्धारण, फिर निर्धारण हो जाए क्रिया का तो फिर क्रियाओं का वर्गीकरण करेंगे, फिर कार्य विभाजन करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, फिर समन्वय होना चाहिए सबके बीच में, आदर्श वातावरण होना चाहिए, और उसके बाद मानसिक क्रांति का सिद्धांत भी यहाँ पर लागू होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये आपको कुछ अच्छे ढंग से समझ में आया होगा।